तो दोस्तों, आधा रास्ता चलकर कभी भी वापस लौटने की मत सोचना। क्योंकि वापस लौटने में भी आपको उतना ही रास्ता तय करना पड़ता है जितना मंजिल का रास्ता है। तो सबसे अच्छा यह है कि मंजिल तक ही चले जाओ। हेलो एवरीवन, स्टडी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अक्टूबर 2018 और डे है थर्सडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल, और आज का सवाल है, एट विच प्लेस यूरेनियम बैंक वॉज स्टार्टेड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने यूरेनियम बैंक किस जगह पे इस्टेब्लिश किया है? आपके ऑप्शन है, ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, या डी अर्मेनिया। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना और स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से। और सबसे पहली न्यूज़ मिलती है, फॉर्गो S-400 सिस्टम यूएस टेल्स इंडिया। तो जो S-400 डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया रशिया से लेने वाला है, जिसके लिए इंडिया सोच रहा था कि शायद यूनाइटेड स्टेट थोड़ा सा वेवियर दे देगा, थोड़े से रिलैक्सेशन दे देगा काटसा एक्ट के अंदर, पर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को बोल दिया है कि आप S-400 सिस्टम वाली जो डील है उसे कैंसिल कर दो, और अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं अंडर दी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैक्शन एक्ट स्काटसा, उसके अंदर इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी बात करूंगा काटसा के बारे में। काटसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। देखो यहाँ पे जो नेम है उसी से ही डिडक्ट करने की कोशिश करो कि क्या करना चाह रहा है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, अमेरिका के खिलाफ जो कंट्रीज हैं उन्हें काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा के। बेसिकली ये जो काटसा एक्ट है ये डील करता है, लॉ है जिससे कुछ सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं तीन कंट्रीज के ऊपर। उन तीन कंट्रीज के नाम है ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। साथ साथ कोई और देश अगर कोई डिफेंस रिलेटेड टाइज रखता है इन तीन देशों के साथ तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाते हैं कि उसके बाद वो फिर यूएस से कोई भी डील नहीं कर सकता, और वो एक तरीके से एंटी यूएस भी समझा जाता है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया के लिए S-400 सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको और सब्सिक्वेंट पेज में मिल जाएंगे, पर मैं आपको सारे आर्टिकल्स मिक्स करके ही पढ़ा रहा हूँ, और जो आर्टिकल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे भी आते जाएंगे। यहाँ पे पहले बात करेंगे S-400 सिस्टम की। तो बेसिकली इंडिया एक्वायर करने वाला है 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फॉर इंडियन एयरफोर्स। बेसिकली जो S-400 सिस्टम है जिसको रशिया ने डेवलप किया है, इट इज़ अ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम। अगर आसमान में कोई भी एयरक्राफ्ट जा रहा है दुश्मन देश का तो उसको ये S-400 सिस्टम की मदद से उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसे उड़ाया जा सकता है। इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज 400 किलोमीटर की है, वर्टिकल रेंज यहाँ पे 30 किलोमीटर की है। इस सिस्टम के एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ आते हैं 8 लॉन्चर्स, 1 कंट्रोल सेंटर, 1 रडार और 16 मिसाइल्स। अब यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो इंडिया की विजिट पे आ रहे हैं, और अक्टूबर 5 को एनुअल मीटिंग होने वाली है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक चीज़ सामने आ गई है कि जो S-400 सिस्टम है वो जो काटसा एक्ट है उसके सैंक्शन के अंदर आ सकता है। इन चीज़ों को याद रखना। एक चीज़ नोटिस करने की बात यह है कि उनको पता है कि इंडिया और रशिया शायद अक्टूबर 5 को कुछ एक्स्ट्रा एग्रीमेंट साइन करेंगे, और भी कुछ सिस्टम्स हैं और भी कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया प्रोक्योर करने की बात कर रहा है रशिया से। और उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इस तरीके की जो एडवर्सरीज है, एडवाइजरी है, वो हम सबके सामने रखती है। देखो, अभी जब रिसेंटली इंडिया और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर्स डिफेंस मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसे हम लोग 2+2 टॉक के नाम से जानते हैं, उस समय पर इंडिया ने बात करी थी S-400 सिस्टम को लेकर, और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला था कि इंडिया को रिलैक्सेशन दे दी जाएगी इस सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए। पर यहाँ पे यूएस अपनी बात से बदलता हुआ नजर आ रहा है।
यूएस का कहना है कि जो काटसा का जो सेक्शन है 231 उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, जो अपग्रेडेशन होता है, उसके अंदर S-400 टाइप सिस्टम कोई भी देश अगर रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से लेता है तो उसके ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस लगेंगे ही लगेंगे, और इंडिया को यहाँ पे कोई भी वेवियर, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। साथ ही यह बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, अगर कार्डसेक किसी देश के ऊपर रख जाए और उससे इंडिया और यूएस की जो टाइज हैं वो भी खराब हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि आप रशिया से इस तरीके के सामान मत लो, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी लिंक करने की कोशिश करो। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए जितने भी ट्रेड डेफिसिट हैं उसको कम करने की बात कर रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के लिए ये भी चाहता है कि इंडिया हर साल आगे आने वाले 3 सालों में एक्स्ट्रा $10 बिलियन का इंपोर्ट करे यूनाइटेड स्टेट्स से, जिससे जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ वो थोड़ा सा कम हो सके। और उसी के ही आप सोच सकते हो कि अगर हम लोग रशिया की जगह यूएस से कोई डिफेंस सिस्टम लेंगे तो उससे रशिया का जो सिस्टम है, एक्सपोर्ट सिस्टम है, उसमें फायदा होगा और ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। एक फैक्टर तो ये है, और दूसरा फैक्टर है डिफेंस फैक्टर, क्योंकि आप जानते हो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स की एक एनिमी देश है, और अगर इंडिया उनके साथ टाइज बनाता है तो इस वजह से भी यूएस के सामने बड़ा खतरा आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं अक्टूबर 2016 की। अक्टूबर 2016 के अंदर इंडिया और रशिया ने साइन किया था एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, और उस समय यह साइन किया गया था कि S-400 सिस्टम इंडिया रशिया से लेगा ऑन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऑफसेट क्लॉज नहीं है। अब ये जो वर्ड है ऑफसेट क्लॉज, ये आप कई बारी पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में, असलियत में इसका मतलब क्या होता है? देखो, जहां पर भी एक ऑफसेट क्लॉज आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि अगर इंडिया किसी देश से कोई चीज़, कोई डिफेंस रिलेटेड कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है और उसके अंदर ऑफसेट क्लॉज डाला जाता है, तो इसका मतलब यह है इंडिया उसे जितना पैसा देगा उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट बैक किया जाएगा इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर ही वो पैसा वापस से इन्वेस्ट किया जाएगा। पर अब जो S-400 वाली जो डील है इसके अंदर ऑफसेट क्लॉज नहीं है, तो इंडिया जितने भी पैसे रशिया को देगा, रशिया उसमें से कोई भी पैसा इंडिया में री इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये होता है ऑफसेट क्लॉज। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और आर्टिकल है, बहुत छोटा सा, पॉलिटिकल पावर प्ले। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है काटसा के बारे में, जो कि सैंक्शन लगाता है उन सारे देशों के ऊपर जो कि डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं रशिया के साथ। रशिया क्या, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ भी करते हैं, तो भी यहाँ पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। और यूएस को पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है S-400 सिस्टम से, क्योंकि S-400 सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है पूरी की पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ पिछले ही महीने यूएस ने सेम टाइप ऑफ सैंक्शंस लगा दिए थे कुछ चाइना के भी, जो चाइना के साथ जो डील करते हैं देश उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे Su-35 एयरक्राफ्ट और S-400 सिस्टम की डील हुई थी, उसमें भी यूएस ने कुछ स्टेट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। साथ ही पिछले दिसंबर ने टर्की ने भी साइन किया था कुछ डील S-400 सिस्टम को एक्वायर करने की, और टर्की के ऊपर भी इस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए थे। तो फाइनल चीज़ ये है, इंडिया के ऊपर भी शायद सैंक्शन लग सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पे इंडिया की अप्रोच देखोगे तो इंडिया साइन करेगा यहाँ पे S-400 की डील, क्योंकि इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि वी आर अ सोवेरेन नेशन, और हमें हमारे लिए भी जो चीज़ बेहतर है उसके ऊपर भी विचार करने होते हैं। तो बस ये न्यूज़ थी, फॉरगो S-400 सिस्टम, यूएस टेल्स इंडिया। तो इसी के नीचे आपको न्यूज़ मिलती है, चीफ जस्टिस गोगोई रिंग्स इन चेंज इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटी की जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ जो जजेस होते हैं एज वेल एज दी चीफ जस्टिस, उनकी जो ओथ होती है उसे एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट उस ओथ को एडमिनिस्टर करने के लिए अपने बिहाफ पे किसी और को भी रख सकते हैं जो कि उनकी ओथ एडमिनिस्टर करेगा। यहाँ पे फाइनली चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ओथ को एडमिनिस्टर किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। यहाँ पे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और असम से पहले जज हैं जो कि चीफ जस्टिस की पोजीशन पे पहुंचे हैं। इसके साथ साथ अपनी पोजीशन संभालते ही उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन बोली जो मेरे को और आपको भी समझनी चाहिए, वो है आई एम व्हाट आई एम एंड आई कैन नॉट चेंज। मैं जो हूँ वो हूँ और मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता।
तो आप भी जैसे हो अलग हो और सबके लिए आप सही नहीं हो सकते, और जैसे आप हो वैसे ही अपने बेस्ट बनते रहो। तो ये कहना था यहाँ पे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, आईसीजे टू हियर कुलभूषण केस इन फरवरी 2019। तो आपको याद ही होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चल रहा है कुलभूषण जाधव का केस। तो कुलभूषण जाधव के ऊपर पाकिस्तान ने केस लगाया हुआ है कि वो रॉ एजेंट की तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्पाई करते थे, और इंडिया ने उसके खिलाफ केस लगाया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। इसके लिए बहुत सारी हियरिंग पहले भी हो चुकी है, पर यहाँ पे फाइनली आ गया है कि आईसीजे कुलभूषण जाधव का केस फरवरी 2019 के अंदर सुनने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा आपके साथ आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होता है उसे सॉल्व करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके साथ साथ इसके अंदर 15 जजेस होते हैं, 15 जज होते हैं जो कि इलेक्ट करती है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज वेल एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स। यहाँ पे अलग अलग वोटिंग होती है और उसके बाद यहाँ पे कंबाइन करके फाइनल सिलेक्शन होता है कि कौन यहाँ पे जजेस बनते हैं। 15 जजेस होते हैं, नंबर याद रखना। इसके साथ साथ इंडिया के भी एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि आईसीजे के जज हैं। इन 15 जजेस में से एक जज इंडिया के भी हैं, नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। आईसीजे का हेडक्वार्टर लोकेटेड है हेग, नीदरलैंड के अंदर। तो हेग के अंदर एक जगह है जिसको पीस पैलेस के नाम से जानते हैं, वहां पे आईसीजे का हेडक्वार्टर है। ये भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि पीस पैलेस के अंदर किसका हेडक्वार्टर है, तो आपको याद रखना आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसी के साथ आपको पेज नंबर 12 पे, वर्ल्ड वाले पेज पे एक और न्यूज़ मिलती है, इन ब्लो टू ट्रंप यूएन कोर्ट टेल्स यूएस टू ईज ईरान सैंक्शंस। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ईरान और यूएस का केस चल रहा था। जिस तरीके से यूएस सैंक्शन लगाता जा रहा है ईरान के ऊपर, ईरान पहुंच गया था आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और फाइनली आईसीजे ने यह डिसीजन लिया कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन यहाँ पे नहीं लगने चाहिए और यूएस को डिसमिस करने पड़ेंगे यहाँ पे बहुत सारे सैंक्शन, क्योंकि आईसीजे के जजेस ने बोला कि जो सैंक्शन है वो ब्रीच करते हैं कुछ गुड्स को जो कि आते हैं 1955 की ट्रीटी ऑफ एमिटी बिटवीन ईरान एंड यूएस, जो कि ईरान में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी उससे पहले की ट्रीटी है। तो उस ट्रीटी को भी ध्यान में रखना है। तो जो भी ह्यूमैनिटेरियन गुड्स होते हैं, जैसे कि मान लो मेडिसिन हो गई, फूड हो गई, और यहाँ पे और भी जो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स होते हैं उनको यहाँ पे सैंक्शन नहीं लगाई जा सकती, उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लग सकती है, ऐसा कहना है आईसीजे का। और यूनाइटेड स्टेट्स को इसके ऊपर बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि आईसीजे बहुत ही बड़ी कोर्ट है और उसके जो लॉज होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, उनको कोई भी कंट्री नकार नहीं सकती। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ सैंक्शंस होते हैं अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर हो तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ा धक्का है। आपको याद रखना है कि आईसीजे से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई, बेसिक्स, और क्या क्या आईसीजे मेजर डिसीजन दे रही है। इसी के साथ पेज नंबर 1 पे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, लगून विलास फॉर लक्षद्वीप। तो सबसे पहले कि लगून्स क्या होते हैं, पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही है। मैं आपके साथ बहुत बार कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कशन ले चुका हूँ। कभी कभार क्या होता है, कोरल रीफ्स इस तरीके से डेवलप होती हैं कि कोरल रीफ्स और कोस्ट के बीच में यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज आ जाती हैं, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ बनती है उसको बोलते हैं लगून। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि लगून होता क्या है। बाकी आप इमेजिन करके देखो कि लगून होता क्या है। पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही सुंदर होता है ये लगून। और देखो, मॉरिशस और मालदीव्स के अंदर जब ये लगून्स बनते हैं, इनका इस्तेमाल टूरिस्ट स्पॉट के लिए होता है। अलग से विलास भी बनाए जा सकते हैं, जिनकी स्क्रीन पे आप पिक्चर भी देख रहे हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एज अ होटल के भी काम करते हैं, और उससे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात ये हो रही है कि इंडिया भी आइलैंड वाटर विलास बनाएगा अपने लगून्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार में आपको मिल जाएंगे। नीति आयोग ने यहाँ पे आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यहाँ पे कुछ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करी है। आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करते हैं हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। याद रखना, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को चेयर कौन करता है? चेयर करते हैं हमारे होम मिनिस्टर। और उनका यह कहना है कि हम लोग आइलैंड
आइलैंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे विलास बन सकते हैं, वहां पे नई फिल्म सिटी बनाने की भी बात हो रही है। साथ ही गवर्नमेंट यहां पे टेंडर इशू कर सकता है 4 टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिनमें से 3 अंडमान एंड निकोबार के अंदर हैं और 1 लक्षद्वीप के अंदर है। और यहाँ पे इको कॉटेजेस बनाई जाएंगी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट इस तरीके से कि 700 रूम्स वाले विलास यहाँ पे बनाए जा सकें, जिससे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो दिगलीपुर एयरपोर्ट है जो कि अंडमान के अंदर है, वो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए चालू हो जाएगा बाय दिसंबर 2018। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात होगी, सिविलियंस भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट के थ्रू दिगलीपुर डायरेक्टली अंडमान के अंदर पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके की चीजें डेवलप हो रही हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आवर नेशन से रिलेट करता है, खबर आई है पंजाब गवर्नमेंट नॉट फॉर सेंट्रल हेल्थ स्कीम। तो जो हमारी देश की सेंट्रल हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको फाइनली पंजाब कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और पंजाब कैबिनेट का कहना है कि इस स्कीम के इंप्लीमेंट होने के बाद पंजाब के अंदर 42 लाख फैमिलीज को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना चालू करी है, बहुत ही स्पेशल योजना है, नाम है पंजाब घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन। इसको भी कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है और ये जो मिशन है इसको रजिस्टर किया जाएगा एज अ सोसाइटी अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। अब इस पर्टिकुलर मिशन जिसका नाम है पंजाब घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन, इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली उन लोगों को असिस्ट किया जाएगा जो कि नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हैं, अपना कोई खुद का कारोबार खोलना चाहते हैं पंजाब के अंदर, पूरे इंडिया में कहीं पर भी या इंडिया के बाहर भी। तीनों चीज़ों को याद रखना, पंजाब के अंदर भी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी कोई अगर नौकरी ढूंढ रहा है, कोई अगर अपना खुद का रोजगार चालू करना चाहता है तो उन सबको मदद दी जाएगी अंडर दी पंजाब घर घर रोजगार एंड कारोबार मिशन। तो अपने आप में एक स्पेशल मिशन है, एक अलग सा मिशन है जिसको यहाँ पे पंजाब कैबिनेट ने चालू किया है। तो इसी के नीचे आपको न्यूज मिलती है, फर्स्ट स्टेट वाटर ग्रिड पोर्टल लॉन्च्ड इन जयपुर। तो जयपुर राजस्थान के अंदर देश की पहली स्टेट वाटर ग्रिड पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पोर्टल्स होती हैं जिनके अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, किन सोर्सेज से आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे स्टेट वाटर ग्रिड पोर्टल को लॉन्च किया है और इसको डेवलप भी किया है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी सप्लाई ऑफ वाटर के ऊपर मॉनिटर करेंगे और वाटर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ इसी समय लॉन्च किए गए कुछ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरीज भी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी 4th फेज ऑफ द जल स्वावलंबन अभियान भी चालू हो गया है। जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान गवर्नमेंट का वाटर कंजर्वेशन के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम ने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है राजस्थान के अंदर। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस तरीके का नोटिफिकेशन भी निकाला था और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप बाकी सारी स्टेट्स में भी जल स्वावलंबन अभियान जैसा अभियान को लॉन्च करने की यहाँ पे कोशिश करो, क्योंकि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा है। ये अभी तक का सबसे सक्सेसफुल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, राजस्थान गवर्नमेंट ने जल स्वावलंबन अभियान को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया गया उन जगहों के अंदर जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब अगर आप पिछले 3-4 सालों में ट्रैक करोगे तो उन जगहों पर अब पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे फार्मिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, इंडस्ट्रीज भी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो इस वजह से उन जो एरिया हैं उनका भी डेवलपमेंट साथ साथ हो रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम में से है जल स्वावलंबन अभियान और बाकी सारी स्टेट्स को भी इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। नेशन वाला पेज है, यहाँ आपको एक छोटा आर्टिकल मिलता है, NHAI रैप्ड फॉर नॉट मेंटेनिंग ग्रीन कवर अलॉन्ग हाईवेज। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने फटकार लगा दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को कि उन्होंने जो ग्रीन हाईवेज करने की बात करी थी उसको पूरा नहीं कर रहे हैं और जो ग्रीन कवर है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है नेशनल हाईवेज के आसपास। बल्कि यहाँ पे तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये भी बोला है कि आप अगर देखोगे नेशनल हाईवेज पे बहुत ज़्यादा बैंक्वेट हॉल्स, वेडिंग हॉल्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया
दिया जा रहा है, ना कि उनको ग्रीन हाईवेज बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2017 में एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया था कि एनएचएआई को एश्योर करने हैं ग्रीन हाईवेज। ग्रीन हाईवेज के अंदर प्लांटेशन होती है, ट्रांसप्लांटेशन होती है, ब्यूटिफिकेशन होती है, मेंटेनेंस होती है ट्रीज की अलॉन्ग साइड ऑफ नेशनल हाईवेज, और उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है यहाँ पे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप भी मुझे ये चीज़ बताना कि अगर आप किसी नेशनल हाईवे पे जा रहे हो या जाते हो तो आपको कोई देखने को मिल रहा है कि ग्रीन डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ ग्रीन हाईवेज डेवलप हो रहे हैं या नहीं, या बस इंडस्ट्रीज ही डेवलप करती जा रही हैं सरकारें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। नेशन वाला पेज है। यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ हैं वो कल मैं आपके साथ पहले ही डिस्कशन में ले चुका हूँ, तो बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ कल वाली वीडियो भी एक बारी विजिट कर लेना। सबसे पहली न्यूज़ आपको मिलती है गुजरात एक्ट्स टू सेव इट्स प्राइड। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने बात करी थी कि पिछले 19 दिनों के अंदर 23 लायंस की डेथ हो गई है और उनसे रिलेटेड ही ये आर्टिकल आया है। यहाँ पे बात हो रही है एशियाटिक लायंस की। 19th सेंचुरी के अंदर एशियाटिक लायंस आपको बाकी साउथ एशियन नेशंस में भी मिल जाते थे, पर आज की डेट में सिर्फ उनकी जो प्रेजेंस है वो गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है। और वहाँ पे पिछले 19 दिनों में 23 एशियाटिक लायंस मरे हुए पाए गए हैं और उसके रीज़न बताए गए हैं दो। पहला रीज़न है इनफाइटिंग। इनफाइटिंग का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के दो कोई लोग आपस में लड़ते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तो जो दो लायंस हैं वो आपस में लड़ते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने शिकार को पाने के लिए, और अपने आप को यहाँ पे इंजर कर लेते हैं और उसके बाद काफ़ी इन्फेक्शन फैल जाता है और इस वजह से भी उनकी मौत हो रही है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं जो कि उन्हें इम्पैक्ट कर रही हैं। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे NGOs कंजर्वेशनिस्ट काम कर रहे हैं गुजरात के अंदर। फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे गुजरात के अंदर रिसर्च करने के लिए कि ऐसी डेथ्स क्यों हो रही हैं। यहाँ पे 2015 के मैं लायन काउंट की बात करूंगा तो 2015 के अंदर 523 लायंस थे गिर फॉरेस्ट के एरिया के अंदर, और जो रेवेन्यू एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और जिस तरीके से मौत हो रही है तो उनके ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि अगर आप IUCN की लिस्टिंग देखोगे उसके अंदर एशियाटिक लायंस को एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में रखा हुआ है। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गुजरात गवर्नमेंट को पहले ही 2011 के अंदर इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए वार्न किया गया था, पर गुजरात गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सेंटर फॉर एनिमल डिजीजेस रिसर्च एंड डायग्नोसिस जो कि बेंगलुरु के अंदर है, साथ ही द इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि उत्तराखंड के अंदर है, उन्होंने एनालाइज करे थे कुछ टिश्यूज़ 2007 के अंदर गिर लायंस के लिए, और उन्होंने देखा था उनके अंदर हाईली कंटीगियस पेस्ट डेथ पेट्रीज रेमिनेंट्स वायरस प्रेजेंट है, और वो जो वायरस है वो भी एक कारण हो सकता है लायंस की डेथ का। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर लायंस हैं इनके अंदर 2014 के अंदर भी कुछ रिसर्च की गई थी कुछ लायंस के ऊपर, और उनको CDV नाम की डिसीज से भी सफ़र देखा गया था 2016 के अंदर, तो वो भी इनके डेथ का कारण हो सकती है। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, जीन्स ऑफ फेम्ड बिग कैट मछली टू बी मैप्ड। तो मछली नाम के एक यहाँ पे टाइगर थी जिनकी यहाँ पे डेथ हो गई, उनकी अब DNA जो है उसको देखकर एक जीन सीक्वेंसिंग बनाई जाएगी जिसकी मदद से यहाँ पे कंप्लीट जीनोम मैप हम लोगों के सामने आएगा, जिसकी मदद से हम लोग रेफरेंस लेके ट्रैक कर पाएंगे बाकी सारे टाइगर्स को। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर टाइगर है उनके जब जीनोम सीक्वेंसेस होती हैं उनके अंदर देखा जाता है कि 2.4 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं जीन्स के, याद रखना। और अगर आप ह्यूमन जीनोम की बात करते हो तो ह्यूमन जीनोम के अंदर 3 बिलियन पेयर्स होते हैं जीन्स के। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, इंडिया रिमेन्स विजिलेंट अगेंस्ट पोलियो वायरस। तो कल मैंने आपको बताया था कि पोलियो वायरस जो टाइप 2 वाला होता है उसके कुछ स्ट्रेन्स हमें यहाँ पे महाराष्ट्र के सीवेज के अंदर मिले, कुछ यहाँ पे उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के यहाँ पे जो छोटे छोटे जो ग्लास कैप्सूल्स होते हैं जो दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर भी मिले, तो उससे बहुत ही बड़ा खतरा सामने आ गया। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि ये ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, नहीं तो पोलियो वायरस फिर से हमारे देश में अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि 2014 के अंदर ही इंडिया ने अपने आप को पोलियो वायरस फ्री सर्टिफाई कर दिया था, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है मैंने आपके साथ कल डिस्कशन में बहुत ही ब्रीफली लिया था, प्लीज़ उस वाली वीडियो को विजिट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। न्यूज़ वाला पेज है, यहाँ आपको एक न्यूज़ मिलती है, हेबियस कॉर्पस फॉर एक्टिविस्ट विड्रॉन।
यहाँ पे मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है हेबियस कॉर्पस के रिट। सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही एग्ज़ाम रेलिवेंट है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हमारी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिस्पेक्टिवली यहाँ पे पावर देता है कि वो रिट इशू कर सकती हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिट इशू की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस, सर्चरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। हम यहाँ पे आज बात करेंगे हेबियस कॉर्पस के बारे में। हेबियस कॉर्पस का अगर आप लैटिन मतलब देखोगे वो होता है टू हैव द बॉडी, किसी बॉडी को वापस लेना। तो बेसिकली अगर आपको या किसी और को कोई अगर इलीगली डिटेन कर लेता है, अपने पास पकड़ के रख लेता है और उसे नहीं छोड़ता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकती हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिसमें यहाँ पे कोर्ट्स कहती हैं कि वो जो बॉडी है, वो जो पर्सन है, उसे हमारे सामने पेश करो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो हेबियस कॉर्पस की रिट है इसे प्राइवेट पर्सन के ऊपर भी लगाया जा सकता है और किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। ओके, तो बस इस न्यूज़ में मेरे को आपको हेबियस कॉर्पस के बारे में बताना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। वर्ल्ड वाला पेज है। यहाँ आपको न्यूज़ मिलती है ट्रायो गेट्स केमिस्ट्री नोबेल। तो नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री भी अनाउंस हो गया है। हम लोग पहले ही नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स और नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन के बारे में डिस्कशन ले चुके हैं। देखो, आज बात करेंगे नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री के बारे में। तो 3 लोगों को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री से नवाजा गया है। 2 हैं यूनाइटेड स्टेट्स के और 1 है यूनाइटेड किंगडम के। जो 2 हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वो हैं फ्रांसिस एच आर्नोल्ड। तो फ्रांसिस एच आर्नोल्ड हैं, वो एक फीमेल है और वो 5th फीमेल बनी है जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री से नवाजा गया है। और इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ की सीरीज़ में 2018 की सीरीज़ में ये दूसरी महिला हैं जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है। इनसे पहले जब मैंने आपके साथ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स डिस्कशन में लिया था, यहाँ पे वो मिला था कनाडा की डोंडा स्टिकलैंड को। तो वो पहली महिला थी इस साल की जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए, लेज़र एक्सपेरिमेंट के लिए उनको ये प्राइज़ मिला था। और यहाँ पे हैं दूसरी फ्रांसिस एच आर्नोल्ड जिनको केमिस्ट्री के लिए मिला है। इनके साथ हैं जॉर्ज पी स्मिथ जो कि यूएस के हैं और सर जॉर्जी पी विंटर जो कि यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। यहाँ पे जो अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, वो क्यों मिला है? रीज़न ये है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, नया इवोल्यूशन आया है जिसकी मदद से प्रोटीन और कुछ केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे हुआ क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बहुत ही ब्रीफ बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो मिमिकिंग इवोल्यूशन है उसमें क्या हुआ, कुछ बेटर एंजाइम डेवलप करने के लिए यहाँ पे फ्रांसिस एच आर्नोल्ड ने कुछ म्यूटेशन किया डीएनए के साथ, और जो उन्हें पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी उसको सेपरेट करके उसको बार बार रिपीट करते गए। तो उससे क्या हुआ, एक डायरेक्टेड इवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिली, एक परफेक्ट इवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिली। इसी एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए जॉर्ज पी स्मिथ और सर जॉर्ज पी विंटर ने और एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी मदद से उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि किस तरीके से जो वायरस और बैक्टीरिया हैं उन्हें बाइंड किया जा सकता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू। यही पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके और उसकी मदद से जो यहाँ पे जो लोगों के अंदर जो डिजीज़ होती हैं उनको सॉल्व करने में कैसे मदद की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और ड्रग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में किया जा सकता है, और यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स हैं उनको अच्छा बनाया गया है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये था बेसिकली केमिकल रिवॉल्यूशन अपने आप में, जिसके लिए मिला यहाँ पे नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री 3 लोगों को, फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर जॉर्जी पी विंटर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पेज नंबर 13, बिजनेस वाला पेज है। सबसे नीचे आपको न्यूज़ मिलती है ECB नॉर्म्स फॉर ऑयल फर्म्स ईस्ट। तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जो नॉर्म्स होते हैं ऑयल फर्म्स के लिए, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। तो फाइनली अब जो यहाँ पे हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो 3 to 5 ईयर्स की मैच्योरिटी वाले यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जो लोन्स हैं वो ले सकती हैं। 3 to 5 ईयर्स की मैच्योरिटी वाले, याद रखना वो जो लोन्स हैं वो मैच्योर कब होंगे, 3 से 5 साल के बीच में। अब यहाँ पे बड़ा सवाल आता है कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती क्या है।
देखो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स नाम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे देश में जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, वो अगर हमारे देश के बाहर से, जिनको आप लोग नॉन रेजिडेंट लेंडर्स भी कह सकते हो, उनसे अगर कोई लोन लेती हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उन चीज़ों को कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो चीज़ समझने वाली थी वो ये था, ये वर्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ देखो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी पेज की तरफ। तो पेज नंबर है 18, लाइव वाला पेज है, और आज आपको यहाँ स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है। जापान ड्रॉप्स न्यू रोबोट ऑन एस्ट्रॉइड। तो जापान की जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उसने फाइनली हायाबुसा 2 की मदद से फ्रेंच जर्मन मोबाइल एस्ट्रॉइड सरफेस स्काउट मैस्कॉट को फाइनली छोड़ दिया है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रियोगु के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जो हायाबुसा 2 प्रोब है वो क्या है, वो बेसिकली सैंपल कलेक्ट एंड रिटर्न मिशन है, जिसकी मदद से जापान वहाँ पर अपनी चीज़ें भेज रहा है, जिससे जो एस्ट्रॉइड के सैंपल्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जा सके और वापस आके उनके ऊपर रिसर्च की जा सके और देखा जा सके कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। देखो, अभी 10 ही दिन पहले हायाबुसा 2 ने मिनर्वा 2 माइक्रो रोवर को भी लॉन्च किया था, जो भी बेसिकली सिमिलर काम के ऊपर लगा हुआ है। पर यहाँ पे जो मैस्कॉट है उसमें स्पेशल बात यह है कि वो 10 से 15 मिनट यहाँ पे एस्ट्रॉइड रियोगु के सरफेस के ऊपर उड़ सकता है, सैंपल कलेक्ट कर सकता है, फोटोग्राफ्स ले सकता है और फिर रिटर्न करेगा। अभी देखो, आगे भी अगले महीने शेड्यूल है कि एक इम्पैक्टर भी हायाबुसा 2 लॉन्च करेगा, जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बेसिकली फाइनल मकसद ये है कि जो यहाँ पे सोलर सिस्टम के जो यहाँ पे सीक्रेट्स हैं उनको बाहर लाया जा सके और देखा जा सकते किस तरीके से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो डेवलप हुआ। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, यूरोपियन यूनियन बैक्स ट्रीटी टू प्रोड्यूस डिसेबल्ड फ्रेंडली बुक्स। यूरोपियन यूनियन ने फाइनली जो माराकेश ट्रीटी है उसको रेक्टिफाई कर लिया है। इंडिया ने तो माराकेश ट्रीटी को जून 2014 के अंदर ही रेक्टिफाई कर लिया था, और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट नेशन बना जिसने माराकेश ट्रीटी को रेक्टिफाई किया था। माराकेश ट्रीटी को हम लोग ट्रीटी ऑफ ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं। अब इस ट्रीटी का बेसिक सार क्या है, इस ट्रीटी के अंदर जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितने भी लिटरेरी आइटम्स होते हैं, उनको ब्लाइंड लोगों के लिए कन्वर्ट किया जाए, जिससे उनके लिए पढ़ना आसान हो, और उनको कन्वर्ट किया जा सकता है ब्रेल लैंग्वेज के अंदर, ई टेक्स्ट के अंदर, या ऑडियो के अंदर, या लार्ज प्रिंट्स के ऊपर उन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में वर्क कर रही हैं। तो बेसिकली 2013 की ये ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी है, जो कि अब 17 देशों के अंदर एक्सपेंड हो चुकी है। 70 नेशंस के अंदर एक्सपेंड हो चुकी है ये पर्टिकुलर ट्रीटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और अब फाइनली यूरोपियन यूनियन ने भी इस ट्रीटी को रेक्टिफाई कर दिया है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी ही खबरें थी। कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर ज़रूर जाना, और अगर कोई भी कमेंट, डाउट या क्वेरी आपके मन में हो तो भी आप मेरे को फेसबुक या टेलीग्राम या नीचे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हो अपनी कमेंट, डाउट या क्वेरीज। आज के न्यूज़पेपर को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।